आप देख रहे हैं thelivetv.tv। जैसा कि आप जानते हैं ईद का दिन है, ईद पे खुशियाँ बांटी जाती हैं, घर वालों से मिला जाता है, बहुत इन्जॉय किया जाता है। इसीलिए हमने सोचा है कि आपके इस दिन को बहुत अच्छा बनाएं। उम्मीद है आपको मज़ा भी आएगा। हमने आज जो अपने गेस्ट बुलाए हैं वो आपके फेवरेट हैं। चलें हमारे को उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं। ये हमारी तबस्सुम मैम। हेलो। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। कैसी हैं आप? आपकी बहुत बहुत ईद मुबारक। और बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आना और आप सबके साथ ईद मनाना, क्योंकि कभी कभी आदमी का दिल चाहता है कि आपने जो हमारे जिनके साथ हम काम कर रहे होते हैं उनके साथ भी ईद अपनी सेलिब्रेट करें। और हम लोग जब आप लोगों के साथ इस तरह आते हैं तो लगता है कि ये भी हमारा एक घर है। एक घर हमारा घर होता है और एक ही हमारा दूसरा घर होता है। और हमारे साथ मौजूद है सदफ उमैर। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही आपकी ईद? अब तो खैर आज तो आपको सुबह सुबह बुला लिया हम लोगों ने। बिल्कुल। और तबस्सुम हम एक्चुअली वो फैमिली नहीं, ये फैमिली है। लेकिन हमें दोनों को एक साथ चलाना पड़ता है। एग्जैक्टली। लेकिन हमें लगता है कि हम टाइम ज़्यादा याद देते हैं। बिल्कुल। और हमारे साथ मौजूद है उमैर लगाजी साहब। कैसे हैं सर आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाइए कैसी हैं? आपको ईद मुबारक। खैर मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। और हमारे साथ मौजूद हैं आपके अपने फेवरेट भोला, जिनको भोला के नाम से बहुत मशहूर हैं, नौमान हबीब साहब। कैसे हैं सर आप? अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए कैसी हैं? आप सबको दिली ईद मुबारक। नाज़रीन, सैयद कुरबानी की तरफ से आप सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। और जैसे कि अभी को होस्ट है हमारी उन्होंने बताया कि गैलेक्सी स्टार्स हमारे साथ हैं और इन सबसे हम बातें करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ कि livetv.tv के लिए कि ये वेब पे वाहिद पाकिस्तानी चैनल है, इसको आप वर्ल्ड वाइड वॉच कर सकते हैं। और पूरे रमज़ान आपने ज़रूर मुझे देखा होगा, मुझे अभी आप इतने बोर नहीं हुए होंगे, तो उस पर हमने पूरे रमज़ान के शोज़ किए और उसके बाद अब हम ईद के शोज़ कर रहे हैं। नाज़रीन, जैसे कि मैंने बताया कि सारे एक्टर और एक्ट्रेसेस जो हैं यहाँ मौजूद हैं और हमने इंट्रोड्यूस भी कराया तबस्सुम साहिबा को, उमैर लगारी साहब को, उनके मिसेज भी यहाँ मौजूद हैं, सदफ उमैर और नौमान हबीब साहब को भी। तो हम फर्दन सबसे पूछेंगे कि ईद का दिन कैसा रहा। और ये जो है ज़ाहिर है ये हमारे साथ इनके बहुत मेहरबानी के हमारे से ईद मनाने आ गए और इतनी मसरूफियात होती हैं ईद में, लोग कोशिश करते हैं फैमिली के साथ मनाएं, लेकिन ये भी एक किस्म की एक फैमिली है। तो आपने तबस्सुम साहिबा को काफ़ी देखा होगा डिफरेंट ड्रामों में और एड्स में, तो आप बताइए कैसी आपको लग रही है आपके पास हमारे साथ आना और अपना वक्त बिताना और इस ईद के मौके पर भी बजाय फैमिली के यहाँ शो में आना? बहुत अच्छा लग रहा है इसलिए कि एक तो इस हवाले से कि हमें अब जो आपने कहा कि वेब आपका चैनल है उस पर हमें पूरी दुनिया में देखा जा रहा है, तो आपको और भी अच्छा लगता है कि आप अपनों जो हमारे बाहर रहते हैं आप उनसे भी उसी तरह ईद मिल रहे हैं जैसे हम यहाँ अपने घर वालों से मिलते हैं। और अपनों के घर वालों के साथ तो हम ईद पे होते हैं और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमें और इसकी खुशी होती है कि हम आप लोगों को भी अपनी फैमिली मेम्बरी समझते हैं, क्योंकि हमारा ज़्यादातर वक्त तो अपने आर्टिस्टों के साथ गुजर रहा है। तो ईद को जो भरपूर आप मनाते हैं वो फैमिली के साथ मनाते हैं और ये भी हमारी फैमिली है। इस हवाले से मैं कहती हूँ कि ईद का दिन होता है कि पूरे अल्लाह ने रमज़ान में रोज़े रखवाए होते हैं ना, तो उसके बाद एक अल्लाह ने हमें खुशी दी होती है कि आप उसको एंजॉय करें। और इतनी सारी मज़ेदार चीज़ें रखी हुई अब आप खा सकते हैं, आपका रोज़ा नहीं। रोज़े कैसे गुजरे मैम? रोज़े माशाल्लाह बहुत अच्छे गुजरे, बिजी गुजरे इसलिए कि जब आप मीडिया में होते हैं तो काम के वाले से टाइमिंग ज़रा कुछ ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन बहुत अच्छे गुजरे। जैसे कि सब कह रहे थे कि इस दफ़ा रमज़ान में गर्मी के रोज़े आ रहे हैं और कितने लंबे रोज़े होंगे, कैसे गुजारेंगे। तो माशाल्लाह मैं आप बताइए कैसे लगा? पता भी नहीं चला हम लोगों को। रमज़ान माशाल्लाह से पिछले लास्ट ईयर से जो मैं देखता आ रहा हूँ उसमें यही है कि रोज़े आते तो गर्मी में, लेकिन अल्लाह ताला की तरफ से ख़ास मेहरबानी होती है, इतनी रहमत होती है कि बारिश भी होती है। चांद रात वाले दिन मौसम चेंज हो गया। अच्छा है ना, अभी मौसम अच्छा हो गया, आपको अच्छा लगेगा, तैयार होना, सब कुछ करना। तो मैं आप तो जैसे शोबिज़ में बता रहे थे कि वो यहाँ आए और बहुत अच्छा लग रहा है, फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं। और जैसे मैंने बताया कि हम वेब पे हैं तो वर्ल्ड वाइड हमें देखा जा रहा है और इट्स वेरी ईजी। मेरे रिलेटिव बहनें हैं तो कहती हैं चलो बहुत सारी जगह पाकिस्तानी चैनल नहीं जाते लेकिन वेब पे आप अप्रोच कर सकते हैं। तो आप किस तरह, आपका स्केड्यूल बहुत टाइट है और होता है, आप एक्टर हैं, आपकी मिसेज भी आपके साथ ही इसी फील्ड में, तो कैसे आप दोनों कोऑर्डिनेट करते हैं और कैसा टाइम निकालते हैं फैमिली के लिए? फैमिली के लिए तो टाइम निकालना पड़ता है, फ्रेंड्स के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। जिस तरीके से हम अगर किसी
शो में आने के लिए टाइम निकालते हैं, उसको स्केड्यूल करते हैं, इसी तरीके से हमने अगर फैमिली में जाना है तो ऑब्वियसली उसको भी स्केड्यूल करना पड़ता है, सारी चीज़ें साथ लेकर चलनी पड़ती हैं। समटाइम्स तो ऐसा होता है कि हम शूट्स पे इतने बिजी होते हैं कि सदफ से मेरी मुलाकात एक दो दिन नहीं हो रही होती है, कहाँ तो सदफ हो रही होती है, मैं सो जाता हूँ, सदफ उठती है, तो फिर जब सदफ होती है मैं उठ के निकल जाता हूँ। तो इस तरीके से चल रहा होता है कि मिक्स एंड मैच चल रहा होता है, बस हाँ नींद में बात की, यहाँ सो गए उसके। जबकि मैं बताऊँ, मैं हमारी जो फील्ड है वो और कामों के हवाले से काफी डिफिकल्ट है। काफी लोग बड़ा समझते हैं कि जी बहुत इजी है, बड़ा मजा आ रहा होगा, एंजॉय करते होंगे, जबकि आप देखिए आप कहीं एंजॉय नहीं कर रहे, इतनी गर्मी होती है जिसमें आप काम कर रहे हैं, पसीने आ रहे हैं, स्क्रिप्ट आपको याद करना है, आपके कोई नहीं होते हैं कि आप सुबह की गए हुए हैं तो आप रात तक। असल में तवज्जो हमारी फील्ड का नाम है शोबिज़। लोग समझते हैं कि हम बहुत शो मारते हैं, नहीं पता है कि अंदर क्या सिचुएशन होती है। जैसे 1 मिनट का सीन होता है और हमें शूट करने में 2-3 घंटे लोग सिर्फ ऑडियंस 1 मिनट में देख के बस ठीक है। अरे ये तो ऐसे गुजर गया यार, इसमें तो ये वर्ड था। हाँ, अब आप सोचें कि कितनी चीजें हम लोगों को मैनेज करनी होती है कि कहाँ से हमने कौन सा छोड़ा है, क्योंकि कुछ जो ऐसे सीन होते हैं जो हम लोग इंडोर कर रहे होते हैं और उसके आउटडोर हम लोग छोड़ देते हैं, जब आउटडोर रिकॉर्डिंग होगी तो उस वक्त करेंगे। तो बहुत सारी इसमें चीजें होती हैं जो आप भूल जाते हैं, कभी किसी के टॉप्स चेंज हो गए, शूज चेंज हो गए, जो हम लोगों को अपनी कंटिन्यूटीज याद करनी होती हैं, और अब लोग इतने गौर से देखते हैं कि पकड़ लेते हैं। ये तो घर से वो शर्ट पहन के निकला ना, वापस आया तो बैक की हुआ है। हम शूट कर रहे थे, उसमें मोनालिसा हमारे साथ थी, तो उसका एक सीन की जो रिकॉर्डिंग थी वो 5 डिफरेंट लोकेशंस पे थी। वो एक घर से निकलती है, गाड़ी में बैठती है, रोड पे गाड़ी ड्राइव कर रही है, फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी जाती है, यूनिवर्सिटी से शॉपिंग सेंटर जाती है, शॉपिंग सेंटर से हॉस्पिटल जाके फिर वापस घर आती है। तो 5 डिफरेंट लोकेशंस पे 5 डिफरेंट दिनों में हमने उसको रिकॉर्ड किया। तो उसमें हुआ ये कि घर से निकली है तो उसका बैग डिफरेंट कलर का पट्टा है उसमें, जब हॉस्पिटल पहुंची है तो डिफरेंट कलर का पट्टा था, उसका स्कर्ट डिफरेंट था, ऊपर का टॉप डिफरेंट था। वो एक ऐसा मिक्सचर बना के वो अजीब सा हो गया कि हुआ क्या है ये सब। लेकिन मैं बताऊं, मतलब ये चीजें आर्टिस्टों को खुद कोशिश करनी चाहिए। नहीं, वो इतना गैप था उसमें कि वो कोशिश, वो एक सीन के उसमें शूट में गैप था तकरीबन 15 डेज का। कैसे आप याद रखोगे, बीच में आपने दूसरी शूट्स भी की है। नहीं, मेरे साथ भी ऐसा होता, बल्कि उमैर आप ही थे मेरे साथ कि मेरा इनके साथ एक सीन था जिसमें मुझे इनको मोबाइल पे वीडियो दिखानी थी, और इत्तेफाक से जो उन्होंने सीन हमने रिकॉर्ड किया था मोबाइल का, उस वक्त बस एक डिफरेंट मोबाइल था और हमारा बीच में कोई 3-4 महीने का गैप आया, तो मोबाइल ने चेंज कर दिया। मुझे ज़हन भी नहीं था कि ये इसको आएगा। अब हमने उसको शूट करने के लिए मोबाइल को इस तरह छुपाया कि मैं इसको यूँ दिखाई दी कि मैंने हाथ से वो उसका बैग छुपाई हुई थी ताकि वो पता ना चले कि अब जी मोबाइल चेंज हो गया। सिर्फ उसको हमने अंदर वाली चीज को शूट करके इसको ये भी बड़ी अच्छी बात है कि आपको ये याद रहा कि ये मोबाइल मेरे ख्याल से हमें ये हमारी अपनी है, हम डायरेक्टर्स पे इतना डिपेंड हो जाते हैं कि जी वो याद करके बताया कि जी हमारा तो क्या आप किस तरह करती हैं, स्क्रिप्ट पे लिख लेती हैं या फिर अब तो तरीका है कि आप पिक्चर्स ले सबसे इजी अगर आपका स्क्रिप्ट है तो आप उस पे भी नहीं, हम लोग ये करते हैं कि जैसे हमारा एक सीन खत्म होता है ना, तो मैं अपने उससे कहती हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर से या जो भी हमारे साथ हमारा असिस्टेंट होता है, तो मुझे पिक्चर लेके दे मेरे मोबाइल उससे भी मेकअप को भी उससे क्या होता है कि जब मुझे कहता है फलां कपड़े पहन के आने हैं, ये लेके आए, तो मुझे पता है उसके साथ मैंने क्या क्या प्रॉप्स पहने हुए थे, मेरे शूज क्या थे, इयररिंग्स क्या थे, तो ये चीजें हमें अपने लिए आसानी हो गई। लड़की इस लिहाज से अच्छे रह जाते हैं कि हमें सिर्फ पता होता है मैं पैंट क्या पहनी है, शर्ट क्या पहनी है। बहुत मुश्किल हो गया तो कुछ ज्यादा कोई ब्रेसलेट हो गया। अच्छा, वैसा भी है, मैंने आपका हेयर स्टाइल चेंज हो जाता है, हेयर स्टाइल का भी देखा जाता है। अभी तो मैं दिनों को दाद देता हूँ। अच्छा, मैं बड़ी चीज बताऊं, अभी मैंने एक लड़की को देखा, वो नाक की कंटोरिंग भी कर रहा था, वो भी कंटिन्यूटी में रखता कुछ लड़के लेंसेज भी पहनते हैं, वो भी याद रखने पड़ते हैं। लेंसेज भी पहनते हैं। सदफ, आप मुझे बताएं आपके लिए कितना डिफिकल्ट रहता है घर को भी देखना और फिर साथ साथ अपनी फिजिक? शुरू में बहुत मुश्किल हुई थी क्योंकि मैं बिल्कुल यूज्ड टू नहीं थी कि भाग के काम करने हैं और ये करना है और वो करना है, लेकिन उमैर ने बहुत सपोर्ट किया कि तुम्हें ऐसे ही एक रोबोट बनना पड़ेगा जो कि कोई काम करते हैं। और अब मैं ऐसी हो गई हूँ कि हाँ, सुबह रात में भी शूट हो रही है, दिन में भी शूट हो रही है, बगैर सोए में भी शूट हो रही है, जहाँ क्यों होता है वहाँ हम ऐसे बैठे हैं। नुमान, आप ऑफ द कैमरा आपसे बात हो रही थी, तो बता रहे थे कि आप मूवीज भी आपकी हमारे नाज़रीन को बताएं कि मूवीज इंशाल्लाह मेरी जो है 23 अगस्त को एक फिल्म आ रही है, मैं हूँ शाहिद अफरीदी के नाम से, जो पाकिस्तान और पाकिस्तान से अलावा UK, अमेरिका, दुबई, इंडिया में रिलीज़ हो रही है इंटरनेशनल तौर पे।
और ये सिक्स सिग्मा की प्रोडक्शन है और इसके सिक्स सिग्मा की जो है हुमायूं सईद और शहजाद नसीब जो है इसके ऑनर हैं और इसको जो है एक स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म है, पाकिस्तान की पहली स्पोर्ट्स बेस्ड फिल्म जो कि यंगस्टर्स भी जिसमें हैं, काफ़ी बड़ी कास्ट है, जावेद शेख साहब, नदीम बेग साहब, शफकत चीमा, इस्माइल तारा साहब, इसके अलावा सीमी राहील हैं, इसके अलावा जो है आबिद कश्मीरी हैं और बहुत बड़ी कास्ट है। और इसके अलावा इस फिल्म की खसूसियत ये है कि इसके अंदर सिर्फ क्रिकेट नहीं है, क्रिकेट के अलावा रोमांस है, कॉमेडी है, एक्शन है, हर चीज़ है, हर तरह का फ्लेवर है। कहते हैं ना एक डिश के अंदर बहुत सारी जो आपकी अगर चटपटे मसाले तो वे सजी हुई होती है, उस टाइप का एक पैकेज है। ओवरऑल फुल इंटरटेनिंग फिल्म, इंटरटेनमेंट के लिहाज से बनी है और इसके डायरेक्टर जो है उसामा हैं और इसके राइटर जो है वासी चौधरी हैं। जैसे आपने बताया कि शाहिद अफरीदी की क्रिकेटिंग उसके ऊपर बेसिक थीम है। ये बेसिकली एक स्टोरी ये है कि जब हुमायूं भाई फिल्म बना रहे थे सोच रहे थे हम किस तरह बनाएं। उन्होंने सोचा कि हम क्यों ना शाहरुख खान का एक फ़ैन होगा यहाँ पाकिस्तान का जो वहाँ जाएगा, फिर वहाँ जाके उसका वीज़ा और जो है एक्सपायर हो जाता है, फिर वहाँ स्टे करता है, फिर प्रॉब्लम्स क्या आती है। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि हम शाहरुख खान पे क्यों बनाएं, हमारे मुल्क के भी बहुत बड़े बड़े स्टार्स हैं, हम उनको क्यों प्रमोट ना करें। हालांकि हुमायूं सईद खुद बहुत बड़े आप जानते हैं कि आइकन है, तो उन्होंने कहा नहीं हम पाकिस्तान के उस पर बनाएंगे। तो फिर सोचा कि पाकिस्तान का कोई ऐसा नाम जो हर बच्चा जानता हो, जो हर किसी को रटा हो, तो कौन है। तो फिर देखा गया तो वो एक नाम निकला शाहिद अफरीदी। शाहिद अफरीदी एक ऐसा नाम है, किसी से पूछ लेंगे तो वो सबको याद होगा। इसका मुझे पहले सोचा शाहिद अफरीदी नाम क्यों रखा इस फिल्म का, नाम शाहिद अफरीदी क्यों रखा। इसका मुझे रिजल्ट अब पता चला कि किसी से भी पूछ लेना कि स्पोर्ट्स पे फिल्म आ रही है, वो बोलो शाहिद अफरीदी वाली, यहाँ से लोग इतनी तेजी से क्लिक करते हैं, नाम उनके दिमाग में बैठ गया। कहते हैं ना जब ड्रिंक पी रहे होते हैं तो हम जो ड्रिंक नहीं बोलते, सॉफ्ट ड्रिंक नहीं बोलते, हम ब्रांड का नाम लेते हैं, हमें ये पीनी है, तो वो इतना दिमाग में घुस जाता है। तो ये टेक्निकली तौर पर बात है, जैसे फोटोकॉपी जब आई तो मैं कहता हूं ज़ेरॉक्स बिल्कुल। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? बड़ी स्क्रीन का एक्सपीरियंस बड़ा अच्छा रहा क्योंकि इसकी एक्टिंग और ड्रामे की एक्टिंग में बहुत फ़र्क था। और जैसे होता है ना कमर्शियल की एक्टिंग बहुत फास्ट होती है, सीनियर आर्टिस्ट बैठे हुए हमारे पास कमर्शियल की, तो उसके बाद ड्रामे की एक एक्टिंग होती है, उसमें ज़रा पॉजेज और ज़रा स्टे ज़्यादा होता है। लेकिन जो फिल्म की होती है, फिल्म का एक टेम्पो चल रहा होता है, अगर फास्ट टेम्पो की फिल्म है, तेज़ है, तो फिर आप पॉजेज वगैरह तो छोड़ दें, तो फिर उसके लिहाज से चलना पड़ता है उसमें। और एक और चीज़, नेचुरल एक्टिंग बहुत होती है, बहुत ज़्यादा नेचुरल एक्टिंग करनी पड़ती है और थोड़ा सा लाउड होती है। लाउड से मुराद ये नहीं कि वो जो हमारी पुरानी फिल्में थी एकदम माइंड में आ गई थी मुझे वो चीज़ें नहीं, लेकिन नेचुरल से मुराद के फॉर एग्जाम्पल मैं कोई बात कर रहा हूँ तो प्रॉपर हाथ उठा के बात करूँगा फिल्म के अंदर, और ये तमाम चीज़ें, फ्रेम उसका बहुत बड़ा होता है, तो उसकी एक्टिंग तो जो मैं एक्टिंग जो सिखाई हमें, फिल्म की एक्टिंग एक अलग चीज़ है, तो मुझे चीज़ में मज़ा आया एक्टिंग करने में। और मैं ये सोच रहा हूँ कि इंशाल्लाह चंद अरसे में ये मैं जो है फिल्म एक्टिंग सीखने इंशाल्लाह जा रहा हूँ अपने कोर्स में। करने के बाद जी बिल्कुल, कम से कम अब चेंज हो गया, वो जो हमारा फिल्म बिल्कुल खत्म हो गई थी, अब आहिस्ता समय देखे दोबारा लोग फिल्म इंडस्ट्री की तरफ आ रहे हैं, उस तरह जिस तरह ये यंगस्टर आएंगे तो मैं ख्याल में नई चीजें मिलेंगी। बेसिकली एजुकेटेड लोग जब आएंगे इसकी तरफ तो बेहतर माहौल, बेसिकली अच्छे लोग अगर फिल्म बनाएंगे तो फिल्म्स अच्छी बनेंगी, गुज्जर निकलेंगे बाहर तो फिल्म अच्छी बनेगी। मैं देखो बात ये है कि फिल्म बनाने वाली बात नहीं होती, फिल्म में अब लोगों को नए चेहरे भी चाहिए। आप एक ही चेहरों को कम से कम 10 दफा देखने के बाद सोचते हैं अब कोई नई चीज हो। हमारे पास क्या है कि हमारे पास कुछ 4-5 लोग हैं जो उसी फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर छाए हुए और वो दूसरों को आने नहीं, अब निकल आई, बस उधर से फिल्म निकल आई। मैं यही बात आप कर रही हैं जी, मैं ये पूछना चाहती थी आपसे कि ऐसा ड्रामों में भी है हमारे ये लॉबी बनी हुई, वो 5-6 लोग हैं, वो उनके गिल्ड में ही रहता है वो ड्रामा है, वो देखिए लॉबी क्या बात कर रही है ना आपने, क्यों सलाम कुरेद रही है। जगह है, लेकिन अगर आप टैलेंटेड हैं, आप में टैलेंट है, लोग आपको देखना चाहते हैं, आप पर हमें अगर लोगों को मौका मिलेगा उनको दूसरे आर्टिस्ट को लेने का तो वो तभी अपनी एक्टिंग दिखा सकते हैं। जो होता है देखिए आप एक तो आप जी फिल्म इंडस्ट्री में आप देखें लक सबसे बड़ी काम होती है, दूसरा ये होता है कि अगर जो आदमी जिसके अंदर टैलेंट है वो एक छोटे से सीन में भी आके चला जाता है ना, ठीक है मैं कहती हूँ लॉबी है, सब जगह है, लोग अपने लोगों को कास्ट करते हैं, लेकिन लीडरशिप हमारी इतनी स्ट्रांग हो गई है, हमारा मीडिया इतना स्ट्रांग हो गया कि लोग डिमांड करने लग गए फला बोलो। हाँ वो इसीलिए क्योंकि हम टीवी लगाएं, कोई भी चैनल लगाएं, दूसरा चैनल लगाएं, तो एक ही आर्टिस्ट वो हर जगह पे शायद तो हमें वही फेवरेट लगता है क्योंकि वो हमें हंसा भी रहा है, वो हमें रुला भी रहा है, वो हमें हर तरह से एंटरटेन कर रहा है, तो हम चाहेंगे बस वही आए।
हमें नहीं पता कि दूसरा आर्टिस्ट। आप देखें ना, हम जब कोई भी मूवी देखते हैं या हम कोई ड्रामा देखते हैं तो पहले देखते हैं कास्ट क्या है, हम देखते हैं सब के सब क्योंकि लोगों को वो लोग अच्छे लगते हैं, उनके ड्रामे देखने में उनको मजा आता है। लेकिन उसके साथ साथ ये होता है कि हमारे मुल्क में ना लोगों में, मैं क्या कहना कहूँ कि मतलब एक बुराई ये भी है कि हम जो कोई कैरेक्टर कर लेते हैं ना लोगों को छाप पड़ जाती है, नहीं करना चाहिए। हाँ, तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम डिफरेंट करें, लेकिन लोग हमें बस कहते हैं इसको इसी रोल में कास्ट कर लो, अगर मैंने फलाना रोल कर लिया या रुमान ने ये रोल कर लिया तो ये इसी में अच्छा लग रहा है। वैरायटी देनी चाहिए तो ऑटोमेटिकली आपको ड्रामा में भी वैरायटी मिलेगी। जी व्यूअर्स, मुझे उम्मीद है कि आपको मज़ा आ रहा होगा हमारे स्टार से बातें सुन के, इनकी गपशप सुन के। ईद का मज़ा दोबारा हो रहा है, पर यहाँ पर ईद पूरी नहीं होती, थोड़ा सा हमें म्यूज़िक की तरफ भी जाना होगा, म्यूज़िक के बगैर ईद अधूरी है। तो चले आए सुनते हैं हम कुछ। नहीं कुछ भी, फिर भी क्यों रोता है, अक्सर जो होता है ऐसा ही होता है। ख्वाबों में रहने की आदत सी है मुझको, सपना क्यों होता है अपना जो होता है, हो जाने दो हो रहा है जो भी समय में यहाँ, बहका हूँ तन्हा यहाँ मैं हूँ तन्हा यहाँ। रास्ते जुदा हुए ऐसा तो होता है हो जाने दो, कभी मिले नसीब ये ऐसा तो होता है हो जाने दो। जब आप छोटे थे तब किस तरह एंजॉय करते थे, या वो ईद अच्छी थी या फिर शादी से पहले, शादी के बाद ईद में? मैं दोनों के जवाब देता हूँ। जब हम छोटे थे उस वक्त रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती थी ऊपर, और होता ये था कि बस भाई ईद आई है, कपड़े भी चाहिए, ईदी भी चाहिए और खाने पीने की चीजें भी चाहिए। अब ये सवाल कोई और करता है, अब ये सवाल नहीं, वो मैं उस पर आऊंगा अभी। अच्छा, फिर जब हम बड़े हुए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऊपर आई, वो सारा सिलसिला जब हमने घर चलाना शुरू किया और सारा सिलसिला, तो हमें पता चला कि अच्छा ईद पे अब्बा के ऊपर इतना लोड डाला जाता था। ओहो, अच्छा। उसके बाद फिर शादी हो गई, बिल्कुल डिफरेंट है। अब बेगम बच्चों का भी लोड है, फिर माँ बाप का भी लोड है, घर का भी लोड है। तो वो ईद है तो अच्छी, टाइम के साथ वो चीजें ऐड होती जब चली जाती हैं तो वो मजीद अच्छी होती चली जाती है। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, शादी से पहले जो है ना इंसान जो भी समझ में आता है फौरन खरीद कर ले जाता है अपनी फैंसी के। शादी के बाद सोचते हैं ये लेकिन ये जरा महंगा है थोड़ा। अच्छा, यहाँ पर एक शेर अर्ज है, एक शेर बड़ा अच्छा मुझे एकदम माइंड में आया। वो भी क्या दिन थे जब हम हसीनाओं के गले लगा करते थे, वो भी क्या दिन थे जब हम हसीनाओं के गले लगा करते थे, अफसोस से उन्मा उस वक्त हम 2 बरस के हुआ करते थे। जी मैम, तो अब वो बातें बहुत सारी नहीं बोल पाएंगे। इसलिए नहीं है, शादी से पहले का ऑफिस फोन आता है, हाँ शादी बाद मैं बिजी हूँ, बात थोड़ी देर बाद। नहीं, ये तो कह नहीं सकते ना कि फील्ड है। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे साथ, कम से कम ऐसा नहीं है। अच्छा, मैं शॉपिंग करने भी अब जाता हूँ तो पहले मैं अपनी अम्मी के साथ जाया करता था अपनी शॉपिंग करने के लिए भी मोस्टली। अब मैं जाता हूँ तो बेगम के साथ जाता हूँ। उस वक्त भी मैं अम्मी से पूछता था, अम्मी ये ले लूँ, अम्मी कहती थी यार ये अच्छा लग रहा है, ये ले लो। अब ये
कहीं कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो सबसे पहले लाके साथ देख लो यार, ये अच्छी लग रही है, अच्छी लगेगी मेरे पे पहन के दिखा दो। जब तक मैंने हाँ नहीं बोलना है ना, तो वो चीज़ लेनी नहीं तो अच्छा आप इनकी पसंद से लेते हैं और ये आपकी पसंद से जी मेरी या आपसे पसंद से लेते हैं? नहीं, हम कोऑर्डिनेट करके लेते हैं चीज़ें। हाँ ये अच्छी लगेगी, ये इस ओकेजन पे जा सकती है, ऐसे चल सकती है, अच्छा शॉपिंग में मुझे याद आया, उसमें आप बताइए जब मशहूर हो जाता है इंसान तो पब्लिक फिगर हो जाता है, मसला नहीं होता शॉपिंग सेंटर में जाना? अच्छा लोग आपको पहचानते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन बाद दफा इंसान को प्राइवेसी चाहिए होती है, बड़ा हाँ वो तो सही कह रहे हैं आप। अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन कभी कभी आपको दिल चाहता है कि आप किसी से ना मिले, बस अपने काम करें और जल्दी से भागते हैं। लेकिन क्योंकि जब आप पॉपुलर हो जाते हैं आपको ये भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को एकदम से मना कर दें। जैसे लोग एकदम सडनली आप बाजार में खड़े हुए कुछ काम करें हो गए मैम प्लीज आपके साथ फोटो खींचते हैं, अब इतना एम्बैरेसिंग होता है कि इतने लोग खड़े हुए हैं और आप पोज लगा के खड़े हो गए उधर मुस्कुराते हुए, तो बहुत थोड़ा थोड़ा कभी कभी होता है और लेकिन अच्छा लगता है, मेरे ख्याल सबको अच्छा लगता है। ऑब्वियसली हम काम पब्लिक के लिए करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी है हाँ। इसीलिए हम इस टाइम पे पब्लिक के लिए बैठे हुए भी हैं। ईद का दिन हम आप लोगों के साथ सेलिब्रेट भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि हम आपको वैसे भी एंटरटेन करते रहते हैं और ईद भी हम चाहते हैं कि आप लोगों के साथ ही गुजारें, अपनी फैमिली के साथ भी गुजार रहे हैं। कुछ टाइम आप लोगों के लिए, कुछ टाइम अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि घर वाले हमारी फैमिली हैं, हमारे कोलीग्स हमारी फैमिली हैं और इसी तरीके से जो हमें देखते हैं पसंद करते हैं वो भी हमारी फैमिली का ही एक हिस्सा उनके घरों में रहते हैं। हम उनके घरों में रहते हैं। अरे घरों में नहीं, दिलों में रहते हैं। नमान आप बताएं, आप जब छोटे थे तो क्या सोचते थे? अभी भी छोटे ही हैं। नहीं बड़ी ये बड़े होंगे भी नहीं। 2 साल के थे जब, मतलब छोटे थे। मैंने तो अपनी बीती बता दी एक शेर के अंदर, आपने गौर नहीं किया। तो ये आपके एम्बिशन आगे जाएंगे। बेसिकली किसी को कॉपी करना, देखना हाँ यार मैं इसके जैसे ऐसा तो कुछ नहीं रहा शुरू से, लेकिन ये है कि वो बचपन की ईद जो थी वो बड़ी अच्छी थी क्योंकि उसमें जो है कोई टेंशन नहीं होती थी, जो करना है हमारे पेरेंट्स ने करना है, हम लोगों से उनके साथ उन्होंने शेड्यूल बना दिया, यहाँ जाना यहाँ जाना, हम लोग तैयार, पहले नमाज पढ़ के आए, फिर आके जो है हम लोगों ने यहाँ जाएंगे और इतनी ईदी मिलेगी, इस घर में जाएंगे, इतने लोग हैं तो इतने लोगों से इतनी तो मिल ही जाएगी। तो कैलकुलेशन चल रही थी। अब कितनी ईदी जमा हो जाती है? अब ईदी बहुत कम जमा हो, अब बहुत देने वाली है, देने वाली है। बेसिकली देने वाली है, लेकिन मुझे मज़ा यही आता है कि एक ऐसा दिन है, खुशियों का दिन है। ईदी तो फॉर्मेलिटी है, मुझे अगर कोई मुझे 10 रुपए भी दे देना मुझे कोई दुख नहीं है, लेकिन मुझे वो खुशी होती है कि अहम दिन है जिसकी एक वो एक वर्थ है जिसको हम लोग खुशियाँ मना रहे हैं। ये भी एक आपके लिए खुशी होती है जब हमारे बड़े हमें ईदी देते हैं, चाहे वो 100 रुपए दे रहे हो चाहे वो 50 रुपए दे रहे हो, लेकिन आपको एक एहसास होता है कि आपको मिल रही है। क्योंकि अब हम लोग खुद जब बड़े हो जाते हैं तो हम अपने बच्चों को ईदी दे रहे होते हैं, अपने मिलने वालों को ईदी दे रहे होते हैं, तो आपकी भी ख्वाहिश होती है कोई आपको भी ईदी दे। तो हमारे से बड़े जो हमें जब ईदी दे रहे थे तब उसको खुशी हो रही होती है। मेरी नानी है, वो शुरू से लेके मतलब बचपन छोटी थी जब से वो 20 रुपए देती थी, वो अभी भी वही देती है, पर जब तक वो ना दे तो लगता है ये कंप्लीट नहीं हुई। बहुत खुशी होती है जितने प्यार से गले लगा के देती है, तो वो बहुत अच्छा है। मैं ईद के बाद जब आते हैं नमाज पढ़ के क्या मसरूफियत रहती है? ईद के बाद आके तो सबसे पहले सबसे गले मिले जाते हैं, उसके बाद एक मिनट मैं बताती हूँ, ईद से पहले बात बताती हूँ। सदफ उठ जाओ, सदफ उठ जाओ, सदफ उठ जाओ, और मेरे आने से पहले नाश्ता टेबल पे होना चाहिए। ओ और रात के जागे में, क्योंकि आप चांद रात पे कभी सोएंगे, कोई 10 बजे रात में कभी सोएंगे, 6 बजे सुबह उठ, इनको तो खाना नहीं बनाना होता ना, हमने सारी चीज़ें करनी होती है। उसके बाद टेबल पे सारी चीज़ें सर्व होती हैं, आएंगे मिलेंगे और उसके बाद बस वो अच्छा ऐसा नहीं है कि हमने वही खाना है और हाँ अम्मा के घर जाके भी वहाँ पर भी खाना है तो फिर मुझे क्यों तंग करते हैं? रमजान नहीं खाया होता इंसान ने, तो ईद वाले दिन तो खाएगा ना। हाथ हल्का रखना चाहिए, नहीं हाथ हल्का रखो, ऐसा नहीं तो आपकी जगह चलता हो जाता है जी, चकते हुए जाते हैं, लेकिन अच्छा लगता है, मज़ा आता है। और मेरे अंदर ये आदत नहीं थी सुबह उठने वाली, लेकिन शादी के बाद से मैं अब उठती हूँ, अजान आदत डाल दी गई आदत है। डाल दी। लेकिन बहुत अच्छी फीलिंग आती है। खाना अपने आप को चेंज करते हैं। आप बताएं नमान, आप क्या करते हैं? मेरा कई सालों से जो है एक ही रूटीन है, मैं सोता हूँ सुबह 4 या 5 बजे और 1-1.5 घंटे बाद नमाज़ के लिए उठ जाता हूँ। फिर नमाज़ पढ़ने जब जाते हैं, नमाज़ पढ़ के जब आते हैं तो आने के बाद जो है फ़ौरन सब ईद मिलना सबसे, उसके बाद जो है ब्रेकफास्ट करना और फिर मैं कब्रिस्तान जाता हूँ। बचपन से आदत है, फ़ादर थे तो दादा अब्बू की कब्र पे लेके जाते थे, अब मेरे फादर हयात नहीं है तो मैं उनकी कब्र पे जाता हूँ, ये मेरा रूटीन है। फिर उसके बाद फिर दोबारा घर आता हूँ, फिर मैं अपनी दादी से मिलना है, अपने रिलेटिव से मिलना है,
उसके बाद फैमिली के साथ जो है फिर कहीं जाना है, फिर प्लान जो हमारा शेड्यूल बना हुआ होता है कि यहाँ इतने घर हैं तो इस पे जाना है, इस पे जाना है, फिर लोगों को आना है, तो एक शेड्यूल बना होता है। लेकिन ये है कि मैं कोशिश करता हूँ जो शाम के बाद का पीरियड शुरू होता है ना, वो अपने फ्रेंड्स के साथ करूँ, गुजारूँ। उसका मुझे फ्रेंड भी एक मेरी जिंदगी का बहुत अहम हिस्सा है। फ्रेंड्स जो है मुझे जो है उनके साथ भी बहुत अपनाइत होती है। फ्रेंड्स हर कोई नहीं होता, वो चंद लोग जो बचपन के दोस्त हैं या आप जिनकी नेचर मिलती है आपस में, वो चंद लोग हैं, तो उनके साथ भी जो है टाइम गुजारना मुझे अच्छा लगता है। हमारे यहाँ तो ये होते मेरे घर में चांद हुआ, अब तो खैर बचपन में शायद चांद नहीं था, तो वो थे रात कमेटी ऐलान करके भी चांद हुई, तो वही बुजुर्गों को सलाम करना और फिर अपनी वालदा को अपनी उनको, तो ऐसी रूटीन होती है कि एग्जैक्टली ऑब्वियसली तो सारा ईद में बहुत ही आदमी फैमिली अक्सर चांद रात को मैं बाहर निकल जाता हूँ छत पे, चांद देखने के आपके लिए पास चांद नजर आ जाता है, लोगों को नजर आ जाता है, मुझे नहीं आता। नहीं, आपको मुझे देख लिया करो ना, आप तो घर में ही है। सदफ आप बताएं, हमारा आपकी हेल्प करते हैं कभी कुकिंग में? मैं कुकिंग में कोई हेल्प नहीं करती, अब ये आज खाने में शुरू किया कि थोड़ा सा सिखाओ मुझे, लेकिन वैसे बाकी चीज़ों में बच्चों को देखने में, जैसे अगर मैं शूट पे हूँ तो मुझे पीछे बच्चों की फिक्र नहीं, अगर मैं तो मैं एक कॉल, ये मैं आपको सीरियसली बता रही हूँ, एक कॉल भी नहीं करती कि मैं जब होता है लिटरली क्या हमारी फ़ोन पे बात होती है कि तुमने एक कॉल नहीं की बच्चों का पूछ लिया, हाँ तो क्या हो गया, आप है ना। उमैर इज़ अ सेकेंड वन, सीरियसली। मैं रातों में जब बच्चे छोटे थे कभी नहीं उठी रातों में, मैं बोल के सोचती थी मैं नहीं उठूँगी, आपने देखना जो नहीं, आदत ही नहीं थी, और ही इज़ अ वेरी लविंग। तबस्सुम आप भी बताएं और अभी बताइए सर कि बच्चों को मतलब हर बात माँ की तरबियत बहुत ज़रूरी होती है, तो आप जैसे जो माँ को कंट्रोल में ज़्यादा बच्चे माँ के साथ गुजारते हैं, तो कैसा क्वालिटी टाइम कैसा दे पाती हैं आप? जरूरी बच्चों को 8-10 घंटे टाइम दे, बच्चों को क्वालिटी टाइम देना चाहिए, तो क्वालिटी टाइम आप बताएं। मैं असल मैंने देखिए जब शोबिज़ शुरू किया था, बच्चे मेरे छोटे थे, तो मैंने बहुत गैप ले लेके काम किया, सिर्फ इसी वजह से कि मैं बहुत ज़्यादा देर छोड़ नहीं सकती थी बच्चों को, और मुझे पर्सनली गिल्टी फील होता था कि मैं उनको सारा दिन छोड़ रही हूँ और मैं मसरूफ़ हूँ। फिर मैंने मतलब कुछ 1-2 सीरियल करती थी, फिर गैप ले लेती थी, तो मैं पर्सनली अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ। अभी भी लोग मुझसे यही कहते हैं कि आप बहुत कम आती हैं, तो मैं उनसे यही कहती हूँ कि मेरे लिए दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, फैमिली भी और काम भी, क्योंकि मैं काम को जब करती हूँ तो मैं उसको प्रॉपरली काम को उसका करती हूँ जब मुझे पता होता है मैं सबके साथ इतना टाइम दे सकती हूँ। और उसके साथ अगर आप बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट एक साथ कर रहे होते हैं तो फिर क्या होता है कि सुबह उठने के बाद सिर्फ ये होता है कि आज उसकी शूट है, उसकी आपने ड्रेसिंग निकाले, वहाँ चले गए, दूसरे दिन उसकी, क्योंकि रात को हमारा पैकअप होता है 10, साढ़े 10, 11। क्वालिटी ऑफ लाइफ भी बिल्कुल आप फैमिली से कट ऑफ हो जाए, तो उसके लिए आपको ये है कि आप कम काम करो और दोनों जगह अपने आप को आप रख सकते हो, फिर फैमिली भी देख लेते हो और बच्चों को भी देख लेते हो। हाँ, तब मुझे सही कह रही है, ऐसा ही होता है। मैं भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती सिर्फ इसीलिए क्योंकि बच्चों को इस वक्त मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो बेहतर तरीका ये कि आप थोड़ा वो करो, थोड़ा ये करो, तो वो मैनेज हो जाता है किसी तरह। और मेरा तो बड़ा बेटा भी एक एक्टर भी काम करता है, तो मेरे बच्चों में कम से कम मुझे एक चीज़ फील होती है कि वो इस फील्ड को अंडरस्टैंड करते हैं कि हाँ हम शूट करें। अच्छा, हमारे बच्चों ने माशाल्लाह से अभी भी एक 7 साल का है माशाल्लाह और एक 6 साल का है, उन्होंने कभी भी हमें छोटे होते से भी हमें कभी तंग नहीं किया पीछे से कि बाबा मामा के पास जाना है, अगर हम छोड़ के आए मेड के पास छोड़ के आए हैं या किसी के पास दादा दादी या नाना नानों के पास छोड़ के आए हैं, तो कभी पीछे से हमें कॉल नहीं आई कि बच्चे जिद कर रहे हैं कि मामा बाबा के पास जाना है या कुछ करना है। बच्चे माशाल्लाह से उस वक्त से अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि हाँ मामा बाबा काम करते हैं तो मामा बाबा नहीं है घर पे। ये बताइए, मेरे ज़माने में तो होती थी पेरेंट्स मीटिंग, इतनी फ्रीक्वेंट नहीं होती थी। आजकल तो मैं देखता हूँ स्कूल में अच्छे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं, इतनी हैवी फीसेस देते हैं, वो पेरेंट्स मीटिंग बहुत करते हैं। पेरेंट्स मीटिंग जब होती है आप जाते हैं, ये जाते हैं, हम दोनों जाते हैं और हम हालत में जाते हैं। मेरी अगर शूट भी और अगर मेरी शूट भी होती है तो मैं डिले करके वो मीटिंग अटेंड करके फिर जाता हूँ। वो बहुत जरूरी है, वो बहुत जरूरी है, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जी मैम, हमें थोड़ा सा बताएं कि आप रिसेंट प्रोजेक्ट कौन से कर रही हैं या फिर कौन से करेंगे आगे? अभी मैं जो कर रही हूँ, मैं 3 शो कर रही हूँ और 3 अलग अलग चैनल्स के लिए कर रही हूँ। 2 ऑन एयर होने वाले हैं, एक ऑन एयर है BA से आपके नाम से और एक AMI से चल रहा है बैंड बजेगा। तो बस ये उसमें किसकी बैंड बजाई है आपने? उसमें हमने सबकी बैंड बजाई हुई है क्योंकि वो सारे कैरेक्टर्स ही ऐसे हैं जो थोड़ा कॉमेडी टाइप को प्ले है।
और उसमें थोड़ा सा ज़रा शुगल है, इसलिए उसका नाम ऐसा है। सबसे अच्छा कौन सा कैरेक्टर है आपका इन तीनों शो में? मेरे बिल्कुल तीनों में अलग अलग है, बिल्कुल। एक में थोड़ा सा सेमी नेगेटिव है, बिल्कुल पॉजिटिव है। एक होगा जो आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा तीनों में से कि आप चाह रही हूँ जो करना? मतलब कैरेक्टर तो देखिए एक ड्रामा होता है, और जो मैंने कभी नेगेटिव इतना ज़्यादा नहीं किया, तो अभी जो मैं कर रही हूँ तो मैं देखना चाहती हूँ कि क्या उसका रिस्पॉन्स आता है सबके पास से, कि मैं जो नेगेटिव करी उसमें बहुत अच्छा एक मतलब वो आखिर में जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और शुरू में थोड़ा नेगेटिव, सेमी नेगेटिव है। तो अब देखेंगे, अभी क्योंकि ऑन एयर होने वाला है मेरे ख्याल से एक चैनल से, तो उस पर आप लोग इसको जरूर देखिएगा। मैं आपके क्या करंट प्रोजेक्ट्स हैं और आगे आपकी क्या फ्यूचर प्लानिंग है? अभी तो फ़िलहाल मेरे 2 प्रोजेक्ट्स ऑन एयर हैं। एक जियो पे है तेरी बेरुखी, और एक है A+ पे कोहर उर्दू 1 पे है, बल्कि 2 नहीं 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं, एक तो मैं भूल जाता हूँ। अच्छा, दूसरा इसके अलावा मैं प्रोडक्शंस भी कर रहा हूँ, और माशाल्लाह से एक फ़िलहाल सोप और सीरियल प्लान किया हुआ है। होपफुली ईद के बाद हम उसकी रिकॉर्डिंग पे चले जाएंगे, लेट्स सी कि क्या होता है। तो आपको एक्टिंग करना ज़्यादा आसान लगता है या प्रोडक्शन करना ज़्यादा आसान? प्रोडक्शन, एक्टिंग, डायरेक्शन, मैं असल में सारी फील्ड्स में कुछ ना कुछ करना चाह रहा हूँ। एक्टिंग की है काफ़ी अर्सा किया है, नहीं एक्टिंग की है काफ़ी अर्सा किया है, अब कुछ अरसा मैं प्रोडक्शंस भी करना चाह रहा हूँ। एक्टिंग ऑब्वियसली साथ चलती रहेगी मेरी। हाँ, फिर कुछ अरसे के बाद डायरेक्शन भी करूँगा, बल्कि डायरेक्शन मैंने की भी है, 2-3 टेलीफिल्म्स भी की हैं, लेकिन अभी मैं नहीं समझता कि हाँ प्रॉपर डायरेक्शन में आना चाहिए, क्योंकि डायरेक्शन एक बहुत बड़ी फील्ड है। तो फ़िलहाल तो मेरा जो फोकस है वो प्रोडक्शंस की तरफ है। लेट्स सी, प्लानिंग में है चीज़ें, अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं अच्छी हो जाएं, और इंशाल्लाह। तो मैं आपने इतने सारे ड्रामा में काम किया, तो जब आप आएंगे प्रोडक्ट डायरेक्शन में, तो ऐसा कौन सा एक्टिंग जो आपने खुद नहीं किया और आप किसी से करवाना चाहेंगे? अच्छा, जब एक्टर डायरेक्टर बनता है ना, तो बेसिकली एक्टिंग डायरेक्टर बनता है। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें, डायरेक्टर तो बहुत सारी चीज़ें देख रहा होता है, सारे सिलसिले होते हैं, लेकिन नॉर्मल डायरेक्टर जो है वो इतना एक्टिंग पे फोकस नहीं करता। अच्छा, एक्टर को पता होता है कि उसने किस एक्सप्रेशन पे क्या एक्सप्रेशन देना है, किस बात पे क्या बात करनी है, क्या सिलसिला है। और वो मैंने जब एक टेलीफिल्म की थी तो बहुत सीनियर हमारे एक्टर्स थे, खैर मैं उनका नाम नहीं लूँगा, बहुत सीनियर मोस्ट एक्टर्स हैं, उनसे हमारा एक सीन पे कॉन्फ्लिक्ट हो गया था कि नहीं मुझे इस मूड में ये सीन नहीं चाहिए। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये, अच्छा उसमें उन्होंने कहा कि नहीं ये इसी मूड में होगा, वरना नहीं हो सकता, ये नहीं आएगा, बनेगी ना। हम 2 घंटे बहस करते रहे बैठ के लोकेशन पे, लेकिन उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा छोड़ दें, हम दूसरे तीसरे दिन करेंगे। हमने दूसरे तीसरे दिन जब किया है वो सीन, तो उन दोनों सीनियर एक्टर्स ने इंक्लूडिंग सदफ ने वो सीन उसी मूड में किया जिस मूड में मुझे चाहिए। क्योंकि कैमरे के पीछे बैठ के सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट होता है, जब आप कैमरे के सामने एक्टिंग कर रहे होते हैं तो बिल्कुल डिफरेंट सिनेरियो। आप पीछे बैठेंगे डायरेक्टर की सीट पे खास तौर पे, तो आप बिल्कुल डिफरेंट एक प्रोस्पेक्टिव से देख रहे होते हैं पूरे स्क्रिप्ट को और पूरे उस चीज़ को, तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ होती है। एक्टिंग डायरेक्टर जो होते हैं वो आपका वैसे इन शॉर्ट जीना हराम कर देते हैं। हाँ, क्योंकि you went through the experience. Obviously I did, क्योंकि मैं एक्टिंग कर रही थी, अब मैं डायरेक्शन पे थी, तो वो एक सीन था हमारा कि हम लड़ गए थे लिटरली। मैंने छोड़ दिया था, मैं नहीं करूँगी सीन, मैं चली गई। हमारी शूटिंग रुक गई थी कोई 1-2 घंटे के लिए। सदफ जाके दूसरे कमरे में बैठ गई, रो रही है। फिर हमारी आर्टिस्ट हैं वो गई, जाके सदफ को समझाया कि ये क्या तरीका है, वो प्रोफेशनली तुमसे बात कर रहा है, इस वक्त यहाँ थोड़ी बना रहा तुम्हारा, वो प्रोफेशनली तुमसे बात कर रहा है। उसकी जगह कोई और डायरेक्टर भी होता है वो भी ऐसी बात करता है और वो ऐसे ही समझाता है। तो तुम्हें उसकी बात चुभ रही है, सिखाना बहुत मुश्किल है, वो भी सिखाइए। गुड एक्सपीरियंस, क्योंकि उस दिन के बाद से एक कंट्रोल आया अपने जज्बात पे कि नहीं, आप जब सेट पे ना तो आप आर्टिस्ट हैं और आपने काम करना है। तो नुमान, आप अपने आप को 10 साल बाद कहाँ देखना चाहेंगे आप? हॉलीवुड। फिलहाल तो अल्लाह करे मैं इस दुनिया में पहले तो अपने आपको देख लूँ, बहुत बड़ी बात है। मैं इतना आगे का नहीं सोचता, बस ये है कि 10 साल बाद क्या, चंद साल में ही मैं लोगों को अपने आप को लोगों के दिलों में देखना चाहता हूँ। पहले मेरे लिए प्योरिटी है। और जहाँ तक मेरा ये बात है कि मेरे क्या प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं,
मैंने 1.5 साल तक का गैप दिया था, मीडिया से मैं आउट था फिल्म के लिए। फिल्म जब मैं कर रहा था तो सिर्फ मेरा एक ही ड्रामा चल रहा था जियो टीवी के लिए, ये ज़िंदगी का, और उसके अलावा मैं बिल्कुल मीडिया से आउट हो गया था। अब वापस जब मैं आया हूँ, फिल्म कंप्लीट हो गई है, तो उसके बाद मैंने जो है अपने ईद प्लेस किए हैं जो अभी ईद पे चल भी रहे हैं। और इसके अलावा मुझे एक चीज़ की बहुत खुशी है यहाँ पर जो मैं खुद बताना चाहूँगा कि पाकिस्तान का पहला वेब टीवी जिसमें मैं पहले हम लोग पहली बार बैठे रहे, और हम लोग के लिए जो है ये खुशनसीबी कि हम लोग बैठे हैं शो के अंदर। और इसके लिए जो ये वेबसाइट है www.livetv.tv, इसकी जो है एप्लीकेशन भी मैंने मोबाइल पे डाउनलोड की हुई, क्योंकि अभी रमज़ान ट्रांसमिशन भी चली थी। तो मैं अक्सर जब भी कहीं पर होता हूँ, फॉर एग्जाम्पल घर पे नहीं हूँ, कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है, तो मोबाइल ऐसी एक एसेसरी आ गई हमारे पास कि उस पर हम बैठ के डायरेक्ट जो है हर चीज़ देख सकते हैं। तो ये चीज़ मुझे खुशी हुई कि ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर भी आ गई, क्योंकि पाकिस्तान से बाहर बहुत ये आम थी, और आजकल वहाँ पर लोगों के पास टाइम नहीं होता, जिस तरह वहाँ के लोगों के पास टाइम नहीं होता, यहाँ के लोगों के पास भी टाइम कम होता जा रहा है। सही बात। तो आप ये बताइए, जैसे मैंने सुना है पढ़ा कि एक्टर एक्ट्रेसेस जो भी होती हैं वो बॉर्न होती हैं, उनको बनाया नहीं जा सकता, इस बारे में क्या कहेंगे? या लोग आके सीख लेते हैं वो? नहीं, मेरे ख्याल से एक तो आपका होता है ना, गॉड गिफ्टेड टैलेंट होता है, आपके अंदर टैलेंट होता है, और कुछ आप सीखते हैं। ये तो मैं नहीं कभी भी कहूँगी कि हर चीज़ सीखने तो सीखते हैं। और मैंने भी जब फर्स्ट टाइम कैमरा फेस किया था तो इतनी नर्वस थी, क्योंकि मैंने तो PTV से स्टार्ट किया था, और उस पर ये सिंगल कैमरा तो होते नहीं थे, आपसे 3 कैमरा होता था, और स्विचर पे काम होता था, और आपको पूरा प्रॉपरली स्क्रिप्ट याद करना होता था, क्योंकि उसमें मूव्स भी होती थी। वैसे वो बेस्ट टाइम था किसी भी एक्टर के लिए ग्रूम होने का, सीखने का। लेकिन उसमें पता है आपको क्या होता है कि आप अपने एक्सप्रेशंस होल्ड रखे होते हैं, आपको अपना सारी पता होता है, हो रही होती है आपकी, वो सारा सिलसिला हो रहा है। अब जब सिंगल कैमरा पे काम शुरू हुआ है, तो सिंगल कैमरा पे तो आप करके आपने मास्टर शॉट दिया, उसके बाद आप चले गए, 6 बंदों के सोलो हुए, उसके बाद आपका सोलो आ गया, और आप दीवार को देख के एक्सप्रेशंस दे रहे हैं। है मुश्किल काम, लेकिन स्टिल वो एक मैं आपको बताऊं, आप कभी भी दीवार को देख के वो एक्सप्रेशन नहीं दे सकते जो आप किसी और देख के दे रहे हैं। ये मेरे साथ हुआ था कि मेरा जब पहला प्ले था तो उसमें मेरा बड़ा एक डोमिनेटिंग किस्म की वाइफ का कैरेक्टर था, और मेरे साथ आसिफ रमीज थे, बहुत सीनियर। अब उनको वैसे जब वो आते थे तो घबराहट होने हो जाती थी कि डायलॉग भूल जाऊंगी, हो जाएगा वो हो जाएगा। और हर सीन में मुझे उनको डांटना डपटना होता था। एक सीन में उन्होंने डांटा, मतलब उनका वो था बहुत जोर से उन्होंने बोला था, मेरे हाथ सारी चीजें गिर गई नीचे ना डर के मारे। तो कहते तुम पूरे सीरियल में मुझे डांटते हैं, तो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने एक दफा चीख तो मैंने कहा मैं मतलब मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थी। फिर एक सीन वहाँ अटका कि मुझे उनकी आंखों में आंखें डाल के बोलना था, और वो मैं जैसे उनको देखती थी ना, मैं इतनी नर्वस हो जाती थी, मैं डायलॉग से भूल जाती थी, और वो इतनी दफा रीटेक होती थी कि मैं रोना, मेरे यूं आंसू बहने शुरू, मैं नहीं हो सकता, ये मैं नहीं कर सकती। तो फिर उन्होंने मुझे एकदम से कहा, कहते हैं अच्छा नहीं तुम मेरी आंखों में देखो, मैं अपना एंगल थोड़ा सा चेंज करूँगा, क्योंकि उनको बहुत गुस्सा से देखना था मुझे, और वो मेरे जब तक मैं उनकी आंखों में नहीं देखती, मेरी आंखों में वो एक्सप्रेशंस नहीं आते, मेरे फेस एक्सप्रेशंस नहीं बनते। तो आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आया कि वो फिर मैंने उनकी आंखों में आंखें डाल के उन्होंने एक चीज़ टेक्निकली मुझे सिखाई कि जब भी तुम कभी इस तरह के कोई डायलॉग्स में बोल रहे हो तो हमेशा आंखों को झपका मत करो, क्योंकि जैसे आप आंखें झपकते हैं आपके एक्सप्रेशन लूज हो जाते हैं। तो आप आंखों में आंखें डाल के बात करेंगे तो मैं जो बोल रहा हूँ तुम एक्सप्रेशन दो, खुद बहुत तुम्हारे फेस पे आने शुरू हो जाए जब तक तुम मुझे देखोगी। ये चीज़ें बहुत छोटी छोटी होती हैं जो आपको सीनियर सिखाते हैं, या आप जब काम करते रहते हैं तो आपको चीज़ें सीखते रहते हैं। तो मैं कहती हूँ हम किसी भी उम्र में ये नहीं कह सकते कि हमने हर चीज़ सीख ली, हम हर चीज़ सीख रहे हैं। तो आप लोगों से मेरा ये सवाल है कि आप लोगों ने सोप भी किए हैं और सीरियल्स भी किए हैं, ऐसे सोप मेरे से समझ में नहीं आता, क्योंकि मैं तो पुराना वक्त हूँ, मुझे सीरियल अच्छे लगते थे, जब ड्रामे आते थे सब लोग मजा आता था। तो उसमें क्या आपको क्या फर्क क्या? लेकिन पहले सीरियल होते थे ना, क्योंकि पहले हफ्ते में एक दिन ड्रामा आता था जी। अब क्योंकि हमारे पास चैनल्स बहुत हो गए हैं तो हमें उनको टाइम के लिए हमारे पास हमने सोप बनाने शुरू कर दिए, ताकि आपके पास पूरा उस चैनल्स के टाइम पेट भरना है, तो आपको इतने सोप चाहिए होते हैं, इस वजह से सोप आ गया। और ये फर्क है सिर्फ सीरियल में और सोप में, कि सोप का एंड कुछ नहीं होता, कुछ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एक्ट्रेस को सोप में इतना काम करने का मौका मिलता है ना, सीरियल में मिलता है, सीरियल बराबर नहीं परफॉर्म करने का सोप। देखें इट ऑल डिपेंड्स क्या स्टोरी है, क्या सिलसिला है। एक्टर को तो अगर आप एक सीन के लिए भी बुलाएंगे तो उसको उसमें भी परफॉर्म करने का मौका मिल जाएगा, अगर उसमें मार्जिन है। दोनों में फ़र्क ये है कि सीरियल का एंड पता होता है, पूरी स्टोरी पता होती है, स्क्रिप्ट सामने होती है।
सोप की स्टोरी आपको सोप कंप्लीट में नहीं किसी पता एक्टर होती। ने कोई मसला किया तो उसको एक कार एक्सीडेंट में मार दिया, बंदा रिप्लेस कर दिया, जिंदा भी हो जाता है। फेस की सर्जरी करवा दी, कुछ भी हो सकता बाद में है। दोबारा मान गए, चलो ठीक है यार वापस आ जाओ, वापस हो जाओ, ऐसा भी हो सकता है। बहुत मज़ा आया सब लोगों के साथ बातचीत करके, और आप लोग यहाँ आए, बहुत खुशी हुई हमारे इस वेब चैनल पे। तो ईद का वक्त है और ईद के दिन खुशियों का एक होता है, और हम सब लोगों को चाहिए कि जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनके साथ भी ईद मनाएं। तो मैं आप सब लोगों से एक मैसेज चाहूँगा कि जैसे अभी हाल दिया बारिशें हुई और कराची के इतना बड़ा कराची सिटी है, तो लोग सफ़र हुए, लोगों की ईदें ख़राब हुई, तो आप क्या समझते हैं कि हम लोगों को उन लोगों को भी याद रखना चाहिए जो इस खुशी के मौके पर जो उस तरह ईद नहीं मना सके जिस तरह अल्लाह ने हमें तौफीक दिया मनाने। तो उस समय आप जी बिल्कुल, हमारी तो दिली ख्वाहिश होती है कि हम जितना कुछ कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए, अपने लोगों के लिए, या वो लोग जो सब तकलीफ में हैं उनके लिए हमारी कोशिश होती है कि हम करें। और देखिए हम जिस फील्ड में हैं वो भी हमारी यही कोशिश है कि हम उनको खुश करें किसी भी सेंस में। और आप देखें ईद का मौका तो ऐसा होता है जो खुशियाँ बांटने का होता है, और दिली ख्वाहिश होती है हमारी कि हम अपने लोगों को खुश देखें जो इस वक्त तकलीफ में है, अल्लाह में उनकी तकलीफें आसान करे और हमारे मुल्क पे करम करे। मेरी तो दिली ख्वाहिश है। आप कुछ ऑडियंस के लिए क्या मैसेज मैं ये कहना चाहूँगी कि पता नहीं हम पाकिस्तानियों में ये खासियत है या बुराई है मुझे नहीं पता, लेकिन हम अपने से कम हैसियत के लोगों से ना ईद वाले दिन अवॉइड करते हैं। मुझे नहीं पता, ये मैंने नोट किया है। रिश्तेदारों को भी, रिश्तेदारों को भी। जी, जी। तो आई थिंक ये चीज़ करना छोड़ देना चाहिए। अपने गरीब रिश्तेदारों से, अपने घर की मेड से एटलीस्ट ईद के दिन एक दफ़ा घूम लेते। बिल्कुल, पहले तो ईद मुबारक, और जो पाकिस्तान से बाहर लोग देख रहे हैं या पाकिस्तान में देख रहे हैं तो आप सबको दिल ईद मुबारक। खुशियों का दिन है, खुशियाँ बांटें अपने इर्द गिर्द तमाम लोगों में, अपने रिश्तेदारों में, और कोशिश कीजिए जो उदास हैं उनको मना लें, जिनसे नाराज़गी है वो नाराज़गियाँ ख़त्म करें। अरे प्यारे, वो कहते हैं जादू की झप्पी पालो जी। और एक और चीज़, इंडिपेंडेंस डे आ रहा है, उसके लिए भरपूर तैयारी कीजिए। थैंक यू। जी मैं साहब, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को इस खुशी के दिन? फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो भी इस वेब टीवी को देख रहा है उन सब को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। और मैं बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा कि इसको जो भी इस वेब टीवी को देख रहे हैं होपफुली वो हमारे पाकिस्तानी ही हैं, और वो माशाल्लाह से हो सकता है यूएसए में बैठे हों, यूके में बैठे हों, या दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हों। उनसे मैं सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, और उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारी NGOs हैं जो काम कर रही हैं। अच्छा, अब ये आपकी कॉल है कि आप किस NGO के साथ काम करना चाहते हैं या क्या करना चाहते हैं, लेकिन आपका दिया हुआ $1 या पाकिस्तान का ₹1 बहुत हैसियत रखता है, बहुत माने रखता है, क्योंकि हो सकता है कि आपके दिया हुआ ₹1 उस बच्चे की या उस ख़ानदान के काम आ सके जो 2 दिन से या 3 दिन से या 4 दिन से भूखा है। वो बहुत सारी चीज़ें हैं, सैलाब आते हैं, दूसरी आफात आती हैं, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हमें फ़ंड्स की ज़रूरत होती है। अब कौन से अच्छे चैनल्स हैं जो उन फंड्स को अच्छे तरीके से उन लोगों तक पहुंचाते हैं, ये आप ढूंढिए, लेकिन प्लीज़ पाकिस्तान में रहने वालों की हेल्प कीजिए, पाकिस्तान से बाहर रहने वालों की हेल्प कीजिए, और एक अच्छे और सच्चे पाकिस्तानी बनिए। थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आप लोगों के साथ। ईद का मज़ा ही दोबारा हो गया। उम्मीद है व्यूअर्स आपको भी बहुत मज़ा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। आप अपनी राय से हमें आगाह कर सकते हैं हमारे फेसबुक के पेज को ज्वाइन करके, जो कि www.facebook.com/thelivetv.tv। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। खुश रहिए, एंजॉय करें। ईद मुबारक। अल्लाह।